हेलो दोस्तों, ग्रेविटी ग्राउंड के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है आप अपनी तैयारी में मस्त होंगे। इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो ज़रूर ही आपके परीक्षा में बूस्ट प्रदान करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन का नियंत्रण करना, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना और हार्मोन्स का स्राव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम जो होता है कोशिका का एक अंगक होता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है तंत्रिका तंत्र और चौथा है न्यूरॉन। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। कोशिका की खोज सन 1665 में वैज्ञानिक अपने पास थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। ये जो कोशिकाएं थी मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी है पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी है ल्यूवेनहॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो अपन को साइंटिस्ट दिख रहे हैं पिक्चर में, ये साइंटिस्ट हैं पुरकिंजे। पुरकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहला गाढ़ा पदार्थ। पहला गाढ़ा पदार्थ। जीवित कोशिकाओं के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला गाढ़ा पदार्थ। प्रश्न नंबर चौथा है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। विषाणु जो होते हैं ये कोशिका सिद्धांत इन पर लागू नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। और कुछ वायरस भी होते हैं जिन पर ये लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, कोशिका का समान अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला है हिस्टोलॉजी, दूसरा है साइटोलॉजी, तीसरा है एम्ब्रोलॉजी और चौथा एनाटॉमी। तो दोस्तों कोशिका जो होता है उसका जो अर्थ होता है साइटो, उसका अर्थ क्या होता है? साइटो। और इसके स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है स्लाइडेन-शॉन, तीसरा ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, चौथा ऑप्शन है डार्विन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। और ये कोशिका सिद्धांत सन 1838 में स्लाइडेन तथा स्वान ने 1839 में एक सिद्धांत दिया जिसे कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जो जीवधारी होते हैं उनका निर्माण कोशिका से होता है और प्रत्येक जीव का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। अर्थात नए जीव का जो निर्माण होगा वो हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही नए जीव का क्या होगा? निर्माण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन और स्वान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार पहला ऑप्शन नंबर ए, सभी जीवधारी कोशिका के बने होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, सभी जीवधारी कोशिका से बने होते हैं, कोशिका सिद्धांत में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका सिद्धांत की संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। तो बिल्कुल ये भी सही बोल रहा, जीवन की कोशिका जो होती है जीवन की संरचनात्मक इकाई है। मतलब सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से ही हुआ है। नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ये तीनों ही बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव का नामकरण, तो जीव द्रव का जो नामकरण था वो पुरकिंजे ने किया था। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ये अपने पास एक
कथन है जिसका कारण बताया गया हमें सभी जीवधारी कोशिका से बने होते हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है, आर क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है और आर क्या है, सही है। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल सही है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए जो होता है, आर जो होता है ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को पूर्ण किया। उन्होंने कहा कि नई कोशिकाएं स्वतः उत्पन्न होती हैं। तो कोशिका सिद्धांत को विर्चो ने पूर्ण किया, ये बात पूरी तरह से सही है। कोशिका जो होती है, कोशिका सिद्धांत को विर्चो ने पूरा किया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो इसका जो कारण दिया हुआ है, नई कोशिकाएं स्वतः उत्पन्न होती हैं, ये गलत दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर क्या है, गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं? ऑप्शन नंबर ए स्वतः उत्पत्ति द्वारा, रासायनिक यौगिकों से, पहले से विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से और ऊतक से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले से विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गोल्जी का है, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम और चौथा है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर ही जब हम श्वसन करते हैं तो जो भी भोज्य पदार्थ का पाचन करने के बाद वो भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें एटीपी के रूप में क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म दोस्त परीक्षा में जरूर पूछ सकता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका का पाचक तंत्र सुसाइड बैग ऑफ सेल कौन है? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका का पाचक तंत्र या कोशिका की आत्मघाती थैली, ये हम कहते हैं लाइसोसोम को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम करता क्या है? तो लाइसोसोम अपचित पदार्थ का पाचन, लाइसोसोम कोशिका के बाहर के लिए गए भोजन पदार्थों को विघटित करते हैं, कोशिका के पुराने घटकों का पाचन करता है या कोशिका के भीतर पुराने या क्षतिग्रस्त हो चुके अन्य ऑर्गन्स को क्या करते हैं? पुनर्चक्रण करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका का पाचक तंत्र भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास, क्लोरोप्लास्ट में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी है श्वसन, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका विभाजन। तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो होता है कोशिका का एक अंगक होता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये क्रिया कौन करते हैं दोस्तों? ये क्रिया पेड़ पौधे करते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में कौन सी प्रक्रिया होती है? क्लोरोप्लास्ट में श्वसन की कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस अंगक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? अर्थात कोशिका का मस्तिष्क कौन सा अंग कहलाता है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अंगक को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबुलेस, गोल्जी बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
कोशिका का कंकाल या कोशिका का आत्मघाती थैली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा अंगक है? तो वही क्वेश्चन है, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? कोशिका झिल्ली। दोस्तों कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका को एक आकार प्रदान करता है और बाहर से क्या करता है, सुरक्षा करता है। ये जो मुख्यतः होता है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन और लिपिड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, क्लोरोप्लास्ट में सिक्के जैसे ढेर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है थाइलाकोइड, स्ट्रोमा, ग्रेना और क्रिस्टे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्लोरोप्लास्ट में सिक्के जैसे ढेर जैसे आकृति होती है, उस आकृति को हम थाइलाकोइड कहते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थाइलाकोइड। आगे बढ़ते हैं। किस कोशिका अंगक को ट्रॉफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी है गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी है नाभिक। तो दोस्तों कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस है वो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, क्योंकि ये गोल्जी बॉडी जो होता है ना, जो भी प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन के पैकेट को एक अंगक से दूसरे अंगकों तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। इसलिए गोल्जी बॉडी को हम ट्रॉफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का निर्माण कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी बी है सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी है गोल्जी का, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का निर्माण सेंट्रोसोम में होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्लोरोप्लास्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्लाइडन, स्वान, सिम्पर और हुक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिम्पर। जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट शब्द का उपयोग किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, किस कोशिका अंगक को प्रोटीन पैकेजिंग एंड सिक्रेशन के लिए जाना जाता है? किस कोशिका अंगक को प्रोटीन पैकेजिंग एंड सिक्रेशन के लिए जाना जाता है? और पहला है राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक। दोस्तों प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम होती है, लेकिन उस प्रोटीन का पैकेट करके और उन्हें विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य जो होता है गोल्जी बॉडी का होता है, गोल्जी काय का होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक पुलिस बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी काय। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रक कितने परतों से बना होता है? दोस्तों तो केंद्रक जो होता है दो झिल्लियों से मिलकर बना होता है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 झिल्ली से। केंद्रक कितने झिल्ली से बनता है? तो 2 झिल्ली से बनता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? वैक्यूल का मतलब होता है दोस्तों रिक्तिका। ये मुख्यतः जो होते हैं वैक्यूल जो होते हैं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है पानी को संग्रह करना और उसको बराबर बनाए रखना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संग्रहण और दबाव बनाए रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन है, सेल में एटीपी किस प्रक्रिया द्वारा मुख्य रूप से बनता है? सेल में एटीपी किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? सबसे पहले एटीपी क्या होता है दोस्तों? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, ये मुख्यतः श्वसन क्रिया के दौरान बनता है। जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया करते हैं, तो ये जो श्वसन होता है, जो ऑक्सीजन होता है ब्लड में मिलने के बाद ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया पर जाता है और वहाँ पर जो ग्लूकोज इन सबको ग्लूकोज को क्या करता है, पाचन करता है और इससे ऊर्जा का निर्माण करता है। इससे ऊर्जा जो निकलती है
उस ऊर्जा से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है और एटीपी के रूप में मिलती है। तो सेल में किस प्रक्रिया द्वारा वो मुख्य रूप से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली का कौन सा हिस्सा जल और घुलनशील पदार्थों को प्रवेश देता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन चैनल, फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट और आरएनए। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली में जो जल और घुलनशील पदार्थों को प्रवेश देता है वो उसका प्रोटीन, जो प्रोटीन चैनल होता है वो क्या करता है, कोशिका में घुलनशील पदार्थों को क्या करता है, अंदर जाने देता है। और जो फास्फोलिपिड होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका के अंदर जाने देता है। तो हमसे बोला गया है कि जल और घुलनशील पदार्थों को अंदर कौन जाने देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन चैनल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोशिका में किसको परिवर्तित करता है? डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में, लिपिड में और एटीपी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन और लिपिड में, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रोमियर किसका हिस्सा होता है? क्रोमोसोम, राइबोसोम, गोल्जी तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रोमियर जो होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तब इसका काम होता है, ये जो किसका भाग होता है, ये क्रोमोसोम का हिस्सा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोमोसोम। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। धन्यवाद।